हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों के मेरे चैनल में। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम मुझे राजस्थान की रजत बुझे जो क्लास 11 से बितान बुक से है, जो सेकंड नंबर चैप्टर। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि मुझे राजस्थान की रजत बुद्धे मैम बता दीजिए। तो मैं आज इसकी वीडियो आप लोगों के लेके सामने आई हूँ। तो राजस्थान की रजत बुद्धे जो कहानी है, इसकी लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र का नाम शायद आप लोग नहीं सुने होंगे। ये अनुपम मिश्र जो है ना, ये भवानी प्रसाद को घर की याद कविता आप पढ़े हो आरोह बुक में, उसी के ये उनके ये पिताजी हुए। अनुपम मिश्र के पिताजी भवानी प्रसाद हुए और ये अनुपम मिश्र है जो राजस्थान की रजत बुद्धे की कहानी लिखे हैं। तो ये कहानी इस प्रकार से है, मतलब हमारे पर्यावरण को दर्शाते हुए, हमारी पर्यावरण जो होती है कैसे है, क्या है, पर्यावरण में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इन सारे चीज़ों को इसमें बताया गया है। जिसमें अनुपम मिश्र ने इनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति को जोड़ा है। जो ग्रामीण संस्कृति कहाँ से लिया गया है? राजस्थान से लिया गया है। तो वहाँ पर हमेशा पानी की किल्लत रहती है। जो राजस्थान ऐसा जगह होता है कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। इन्हीं के कारण, ये कार्य करने के कारण इनकी रचनाओं में, अनुपम मिश्र की जो रचना है इसमें पर्यावरण को दर्शाया गया है और वहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी, उन सब समस्याओं को विश्लेषणात्मक ढंग से यहाँ पर प्रयोग करते हुए अनुपम मिश्र ने पानी, वर्षा, अकाल जैसी समस्याओं को उन्होंने विशेष रूप से प्रतीक माना है और उसका ध्यान देते हुए ये कहानी लिखे हैं कि राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत है, वहाँ पर्यावरण के अभाव में, पर्यावरण ठीक नहीं होने से कितनी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो इनकी रचनाएं जो लोक परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, लेकिन पर्यावरण उन्मुक्त न खुला आकाश देता है, न सांस भरने को देता है, जिजीविका को मकसद देता है कि हम कैसे जिएंगे, अपने जीव को पालन कैसे करेंगे। इन सारे चीज़ों को इसमें दिखाया है। अनुपम मिश्र की भाषा सरल एवं सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिसमें आंचलक शब्दों का प्रयोग हुआ है। आंचलक मतलब जो जहाँ की भाषा होती है उन्हीं शब्दों को लेकर उस कहानी को बनाया गया है। ग्रामीण शब्दावली तथा लोक जीवन से जुड़े मुहावरे के साथ विषय की गंभीरता तथा शैली के प्रवाह का जीवंत रूप से उसमें व्याख्या किया गया है। इनमें गद्य की एक नई आभा दिखाई देती है, जिसकी रचना का एक राज्य विशेष जगह है जो है राजस्थान। राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान कराती है कि हम इतनी गहराई से पानी को कैसे निकालेंगे, अपने जीव को पार्जन के काम में कैसे लाएंगे। इन सारे चीज़ों को इसमें बताया है। तो जमीन की अटल गहराइयों में जीवन की पहचान कराते हुए धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में लाया जाता है जो कविता तो नहीं है, यह कहानी के रूप में एक उभरती है, लेकिन पानी की हर आहट की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। हर एक इंसान को पानी की ज़रूरत होता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के बिना किसी का भी कार्य चलने वाला नहीं है और किसी का भी जीवन नहीं बच सकता है। इसलिए पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो इसमें सिर्फ राजस्थान को ही दिखाया गया है, जहाँ के लोगों को पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। रेत में पानी का जो तलाश होता है, अब पानी ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कुएं खोदते हैं। कुएं खोदने के लिए मतलब कुएं मतलब भूपटल, भूमि के अंदर से खुदाई करते करते जब तक पानी नहीं आता है तब तक खुदाई करते रहते हैं। ऐसे ही राजस्थान की रेतीली भूमि है, उनमें पानी के लिए खुदाई किया जा रहा है। अनुपम मिश्र बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चिलवांजी बसौली से खुदाई करा है। चिलवांजी किसे कहा गया है?
जो कुएं का खुदाई करता है। और बसौली क्या है? बसौली यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे जो चिलवांजी लोग होते हैं उसे खुदाई करते हैं। बसौली जिसका नाम बोला गया है। तो चिलवांजी उसी बसौली से मिट्टी को खोदते खोदते अंदर की तरफ जा रहे हैं। रेतीली वहाँ की ज़मीन है, मिट्टी है, उसी को खोदते हुए अंदर जा रहे हैं। अंदर बहुत भयंकर गर्मी है। जितने चिलवांजी अंदर गहरा होते जा रहा है कुआं और अंदर जा रहे हैं, वहाँ अंदर बहुत गर्मी है। उस गर्मी को सहना बहुत मुश्किल है। तो जो ऊपर में जो लोग रहते हैं, जो कुएं के खुदाई करते समय जो उनके देख रेख में रहते हैं, जो चिलवांजी अपनी बसौली से खुदाई करते हैं, उनके जो देख रेख में लोग साइड साइड में ऊपर में खड़े रहते हैं और ये बसौली से खुदते खुदते अंदर की तरफ जाते रहते हैं। तो जितने ये गहराई में लोग जाते हैं, गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। तो जो भी किनारे पर लोग बैठे होते हैं, क्या करते हैं कि ऊपर से बालू भर के अंदर फेंकते हैं। सब कोई अपने हाथ से बालू लेकर अंदर जोर से फेंकता है। क्यों फेंकता है बालू? जब बालू अंदर जाता है जोर से, तो ऊपर से जब बालू जाता है तो ठंडी हवा, ऊपर की ठंडी हवा अंदर जाती है और अंदर की जो गरम हवा होती है, मतलब जो गहराई में तो हवा कहीं से नहीं प्राप्त होता है ना, तो जो अंदर की गर्म हवा होती है वो ऊपर आ जाती है। तो जब अंदर की गर्म हवा ऊपर आ जाती है तो चिलवांजी लोगों को काफ़ी आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो वो लोग आराम से बसौली से अपना काम करते रहते हैं। और ये लोग जो भी बीच बीच में खड़े रहते हैं, वो मुट्ठी भर भर के रेत को अंदर फेंकते रहते हैं, जिससे बाहर की ताज़ी हवा अंदर जाती है और अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर आ जाती है। और गहराई में, जितने गहराई में जाते हैं चिलवांजी, तो ऐसा लगता है कि उन लोगों का दम घुट रहा है, मतलब सफोकेशन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसीलिए जो किनारे पर बैठे रहते हैं बाकी चिलवांजी, वो मुट्ठी भर भर के रेत को अंदर फेंकते हैं। जो चिलवांजी खुदाई करते हैं, अपने सर पे क्या करते हैं कि कांसे या स्टील या तांबे का टोप पहनते हैं, जिससे उनको सर में किसी प्रकार की चोट न लगे, ठीक ठाक रहे। इस तरह का काम करते हैं। थोड़ी खुदाई होने पर जो इकट्ठा हुआ मलबा होता है, वो क्या करते हैं कि जो मलबा इकट्ठा हुआ रहता है उसको बाल्टी में डालकर उसे बाहर निकालते हैं। और चिलवांजी कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। चिलवांजी खुदाई करते हैं। और चिनाई क्या होता है, आप लोग पता नहीं कुआं देखे हो कि नहीं, यदि देखे होगे तो देखना, जो कुएं होता है ना, तो जो साइड का जो दीवार होता है, जो दीवार होता है, उसको सीमेंटेड किया होता है, जिसको चिनाई बोला गया है इस पाठ में। तो जो अच्छे कारीगर होते हैं वो चिनाई का काम वही करते हैं, साइड से चिनाई करते जाते हैं कि जो अंदर से पानी निकलेगी वो गंदा नहीं होगी और फ्रेश रहेगी, साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा। इसीलिए चिनाई का काम एक बारीक मजदूर से कराया जाता है। प्रशिक्षित लोग, जो मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं लोगों से कराया जाता है। कुएं से छोटी होती है। कुआं जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका गोलाई बड़ा होता है, और जो कुएं होती है वो छोटा होता है। इसीलिए कुएं का खुदाई सबसे कष्टकारक होता है, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कम जगह में चिलवांजी को घुसकर अपनी बसौली चलाना, उसको घुमाना बहुत कष्टकारक होता है। इसलिए कुएं का खुदाई करना बहुत मुश्किल होता है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल आता है। कुएं में क्या होता है कि जल्दी अंदर से पानी निकलता भी नहीं है, और यदि बाहर से कोई बारिश का पानी वानी यदि आ गया तो अंदर वो घुसता भी नहीं है। इसलिए कुएं खुदाई करने में सबसे बड़ी तकलीफ है। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ पर बालू आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ जल्दी पानी नहीं निकलता है। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। जो रेगिस्तान वाला जगह होता है, जो मरुभूमि होता है, वहाँ पर बारिश होते ही वहाँ का समझ में ही नहीं आएगा, वहाँ की ज़मीन गीली नहीं होती है, क्योंकि तुरंत जो बालू होता है सोख लेता है पानी। इसीलिए वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है।
कुएं के लिए उपयुक्त स्थल जो जगह होता है वो सबसे पहले तलाशा जाता है, ढूंढा जाता है कि कहाँ पर इसकी खुदाई की जाएगी। और जो कुआं होता है उसका पानी थोड़ा खरा होता है और कुएं का पानी मीठा होता है, इसलिए जो कुआं होता है उसका पानी पीने का काम नहीं आता है। इसीलिए लोग, राजस्थान के लोग कुआं की खुदाई करते हैं, सॉरी कुआं नहीं, कुएं का, क्योंकि कुआं तो है ऑलरेडी, तो कुआं का पानी खरा है, इसलिए वहाँ की पब्लिक पी नहीं पाती है, इसलिए वो लोग कुएं का खुदाई करते हैं मीठे जल पीने के लिए। जो खड़िया पत्थर की मोटी परत पाई जाती है, खड़िया एक पत्थर होता है, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उसी से जल को नीचे जाने से रोका जाता है। मतलब जो कुएं होता है, कुएं के साइड साइड से वो लगा दिया जाता है पत्थर, कि किसी तरह से जो पत्थर बाहर की बारिश को जल के रोक के रखे, कि बाहर का जल, यदि बारिश का जल या दूसरा जल उस पानी के अंदर घुस जाएगा तो जो कुएं का मीठी जल होगा वो भी खरा कर देगा। इसलिए खड़िया पत्थर से साइड साइड से किनारे की तरफ से बना दिया जाता है कि कुएं का पानी खराब ना हो और बाहर की पानी, जो बारिश की पानी होती है, वो अंदर न जा सके, उसके रोकने के लिए खड़िया पत्थर लगाया जाता है। इस पट्टी का पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम रेत में नहीं समाता है। यह पट्टी बारिश के पानी को गहरे खारे जल में मिलने से रोकती है। रेत में जमा इसी वर्षा जल को छोटी छोटी कुइयों को द्वारा काम लिया जाता है। ये वीडियो मेरे अच्छे से देखिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी और आप लोग को क्या चाहिए। मैं जितना भी वीडियो बनाती हूँ आप लोग से पूछती हूँ, क्वेश्चन आंसर चाहिए, कविता से चाहिए, कहानी से चाहिए, लेकिन प्लीज़ बहुत कम बच्चे का कमेंट आता है, इसलिए मैं फिर डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि अभी आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरी है। मुझे तो सब कुछ, सारी चीज़ें का वीडियो भेजना है, चाहे आप लोग आरोह बुक हो, चाहे बितान बुक हो, चाहे 9-10 के क्षितिज है, कृतिका है, उनसे। तो मुझे आप लोग जब तक कमेंट करके नहीं बताइएगा तब तक मुझे कैसे जानकारी होगा। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या और जानना चाहते हैं। आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी। और ये कहानी थोड़ा बड़ा है तो इस कहानी का मैं सार बता रही हूँ, संक्षिप्त में। सार मतलब समरी जो आप होता है, संक्षिप्त में बता रही हूँ। इससे भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं और विस्तार से समझाऊँगी, तब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में पानी 3 रूप में मिलता है। जो राजस्थान है वहाँ पानी 3 रूप में मिलता है। पहला पानी का जो रूप होता है उसे पालर पानी कहते हैं। जो पालर पानी बरसात के बाद नदी तालाब में रोका गया पानी को कहा जाता है। जो बरसात के समय रोका गया होता है उसे हम पालर पानी कहते हैं। और पानी का जो दूसरा रूप होता है उसे हम पताल पानी कहते हैं। पताल पानी किसे कहते हैं? जो ज़मीन में काफ़ी नीचे पाया जाता है, ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा खुदाई करने के बाद पाया जाता है, उसे हम पताल पानी कहते हैं। 2 हो गया। अब तीसरा हो गया खारा पानी। खारा पानी और इसका तीसरा रूप रेजानी पानी अर्थात पालर पानी और पताल पानी के बीच मिलने वाला पानी को हम रेजानी पानी कहते हैं। यहाँ वर्षा को मापने के लिए रेजा शब्द का उपयोग होता है। जो बारिश होता है या बारिश की पानी होती है, एक रेजा शब्द होता है जिससे उसकी पानी का माप होता है। खड़िया पट्टी के कारण रेजानी पानी खारे पानी से मिलकर खरा होने से बचा रहता है। यहाँ मतलब पानी की जचाई होती है। आप लोगों को आगे ही स्टार्टिंग में ही बताई कि जब बारिश होता है तो कुएं में जो पानी होती है उसमें बाहर की पानी, कुएं के अंदर के जो पानी होती है उसमें बाहर का, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे कहीं से कोई पानी आया हो, उसमें अंदर ना जा सके, उसके किनारे पर खड़िया पत्थर लगा दिया जाता है कि बाहर का पानी जाकर उस पानी को गंदा ना करे, उस पानी को खरा ना बनाए। इसलिए ये खड़िया पत्थर से उन पानी को, कुएं को पानी को बचा कर रखा जाता है, जिसे कुएं बनाकर प्रयोग में लेते हैं। कुएं में रेत के कणों के बीच जमा पानी बूंद बूंद कर एकत्र होता है।
जो कुएं का पानी होता है एक एक बूंद होकर इकट्ठा होते रहता है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। यदि कुएं गहरी होती है तो पानी के लिए घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यदि कुएं ज़्यादा गहरी है तो उसमें इंसान नहीं घुस पाता है और फिर हम बाल्टी से भी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे चक्री एक घिरनी जैसा होता है जो चक्की में फिट कर दिया जाता है और उसको जैसे जैसे हम घुमाते हैं अंदर जाता है और अंदर से पानी लेकर फिर बाहर आता है। तो ज़्यादा पतली होती है इसलिए वहाँ पर घिरनी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे गरेड़ी, चरखी या फरेडी भी कहते हैं। इन कुइयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। जो ग्राम पंचायत होता है, जैसे हम लोग का यहाँ कोलकाता में KMC चलता है, नगर निगम चलता है, उसीलिए गांव में ग्राम पंचायत चलता है। उन लोगों को उस पर निगरानी होती है। यह खड़िया पट्टी पूरे राजस्थान में न होकर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही पाई जाती है। वहाँ पीने का पानी का यही प्रचलित स्रोत है। मतलब जो राजस्थान में पीने का पानी का जो प्रयोग किया जाता है वो कुएं का पानी ही सबसे अच्छा होता है और मीठा होता है। इसलिए कुएं का पानी यदि नहीं मिले तो वहाँ की पब्लिक प्यासी की प्यासी रह जाती है। इसीलिए इतनी अच्छे से उस कुएं का खुदाई किया जाता है। अच्छे से करने के पीछे भी कितना मेहनत होता है, इतना सरकरा होता है, पतली जगह होता है, उसमें घुसकर बसौली को चलाना, उसमें से मलबे को निकालना बहुत कष्टकारक होता है। और वहाँ की पब्लिक इसीलिए कष्ट सहती है क्योंकि पीने का एकमात्र जरिया वही है कुएं का पानी। इसीलिए इन सारे चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। आगे आप लोगों को यदि और भी कुछ जानना है, चाहे ये कहानी नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल हो रही है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।